नमस्कार, मैं हूं हिमांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं द इनसाइड स्टोरी। तो नए दौर की नई सियासत है और ये नई सियासत जाकर पहुंच जाती है होटल। जी हां, क्योंकि किसी भी सरकार पर संकट होता है तो सबसे पहले उनके विधायक पहुंच जाते हैं होटल में। वो कहते हैं हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है, इसलिए हम होटल जा रहे हैं अपने विधायकों को लेकर, वहां वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये कैसा नया लोकतंत्र है, ये कैसी व्यवस्था है जहां पर विधायकों को खरीदने को लेकर होटल जाया जाता है और वहां पर मौज मस्ती उनको करवाई जाती है। पैसा किसका लगता है, कहां से पैसा आता है, इसके बारे में कोई ना जानकारी दी जाती है, ना कोई सवाल उठाता है। तो ऐसे में ये जो नया लोकतंत्र है और इस नए लोकतंत्र में ये जो होटल वाले लोकतंत्र है, इसको लेकर आज बातचीत करेंगे। संजीव त्रिवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे बीच है। संजीव जी, नया दौर, नई राजनीति और ये होटल वाली राजनीति, करोड़ों अरबों रुपए इसमें लगा दिए जाते हैं विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगा के, और उसके बाद नतीजतन वहाँ पे या तो सरकार चेंज हो जाती है या फिर तमाम तरह से चीज़ें होती हैं। जो ताज़ा एग्जांपल है वो झारखंड का है। इससे पहले भी हमने देखा महाराष्ट्र के अंदर क्या स्थिति हुई। इससे पहले भी कई ऐसे राज्य रहे जहाँ के विधायकों को लगा कि वो टूट जाएंगे तो दूसरे राज्यों में जाकर होटलों में जाकर बैठ गए। लेकिन किसका पैसा है, कहाँ से खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? ये नए दौर का जो लोकतंत्र है, समझाइए हमको कि ये क्या हो रहा है। देखिए, आपने सबसे पहले तो फाइनेंस की बात की है, तो उस एंगल को समझ लिया जाए। फाइनेंस इसे कौन करता है? अमूमन ये हो रहा है उन राज्यों में जिन राज्यों में सरकारें फेवरेबल हैं। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी के लिए फेवरेबल सरकार थी असम की सरकार, तो सारे विधायक गुजरात होते हुए असम पहुंच गए थे, महाराष्ट्र के शिंदे गुट के। इस वक्त जो झारखंड का आपने उदाहरण दिया, तो इसमें जो फेवरेबल सरकार है वो छत्तीसगढ़ की सरकार है, क्योंकि वहां कांग्रेस का शासन है। और आप जानते हैं कि कांग्रेस हेमंत सोरेन की सरकार में गठबंधन सहयोगी है। तो यहां से सारे उठ करके वहां चले गए हैं। इन दोनों जगहों पर जो कॉमन चीजें दिख रही हैं, चाहे हम असम के केस में देखें या छत्तीसगढ़ के केस में देखें, कि जिनकी सरकार बनानी या बचानी है उनके ही साइड की सरकारें इन दोनों राज्यों में थी। मसलन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर बननी थी महाराष्ट्र में शिंदे गुट के साथ, तो वहां पर हेमंत बिस्व शर्मा की सरकार थी। और यहाँ पर अगर कांग्रेस के गठबंधन वाली सरकार जेएमएम की बचनी है, तो यहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, कांग्रेस की सरकार है छत्तीसगढ़ में। यानी कि जो फाइनेंसिंग का पैटर्न है, इसमें बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, कौन इसको आर्थिक रूप से दायरे में रखता है चीज़ों को। क्योंकि मान लीजिए किसी विधायक को कोई ऑफर हो रहा है, और ये हकीकत है, इसमें तो अब कुछ छिपा नहीं रहा है, तो क्या उसे बेहतर ऑफर कोई देता है? ताकि आप बाड़ा तोड़ कर मत जाइए, इसी बाड़े में रहिए। और तो ये नेता किस बात के, इनकी विचारधारा किस बात की है? ये सब क्या झूठ है, दिखावा है? जनता को एक तरह से कहूँ थोड़े बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या जनता को ये सारे मिलके? आपने फाइनेंसिंग की बात की थी, तो उस पर से पर्दा हट गया। फाइनेंसिंग तो एक पक्ष है उसका। अब आप दूसरी बात कर रहे हैं विचारधारा की। देखिए, विचारधारा अगर बहुत ज़्यादा पकड़ के लोग रखते हैं तो वामपंथी हो जाते हैं, वामपंथियों वाला हाल हो जाता है। विचारधारा की कट्टरता जो होती है, वो भी अपने आप में एक ऐसी कट्टरता होती है जो आपकी प्रगति में बाधक होती है। मौजूदा राजनीति की ये कहानी है। हरकिशन सिंह सुरजीत के बारे में कहा जाता है कि एक वामपंथी नेता हुआ करते थे, बड़े नेता, और जो भी सरकारें यूनाइटेड फ्रंट की बनी केंद्र में 90 के दशक में, आपको पता ही है 4 बार चुनाव हो गए थे 90 के दशक में लोकसभा के, और 2 बार यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बनी। तो उनकी एक फ्लेक्सिबिलिटी कही जाती थी कि रहती थी चीज़ों में, और उस कारण से वो लोगों को गोलबंद करने में सफल हो जाते थे। वो फ्लेक्सिबिलिटी आमतौर पर वामपंथियों में नहीं देखी जाती है। इस कारण से वो हाशिए पर जाते चले जा रहे हैं। ज्योति बसु को मौका मिला था प्रधानमंत्री बनने का इस देश का, और उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं नहीं आऊँगा, और वो बंगाल में ही रहना चाहे, और रहे बंगाल में जब तक कि वो हरा नहीं दिए गए। 2011 में तो खैर कम्युनिस्ट हार गए, उसके पहले ही वो हट गए थे। बुद्धदेव भट्टाचार्य के लिए उन्होंने सीट छोड़ दी थी। तो ये जो विचारधारा के प्रति कमिटमेंट जो है ना, ये भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक अब नहीं रह गया है, इसीलिए थोड़ा सा ट्वीक हो जाता है। और रहा सवाल कि
विचारधारा कभी कभी किसी गलत चीज़ को बढ़ाने के लिए, और यूँ कह लें कि विचारधारा के ज़रिए आप अपनी जो लोलुपता है, जो आपकी सत्ता में बने रहने की चाहत है, उसको भी साधने लगते हैं। शिंदे ने कहा था, एकनाथ शिंदे ने, कि साहब हम तो हिंदुत्ववादी लोग हैं और ये तो चले गए हैं कांग्रेस के साथ, हमारी विचारधारा कहती है कि हम बीजेपी के साथ रहें और इसीलिए मैं तोड़ करके आ रहा हूँ। तो अपनी विचारधारा के पीछे वो छुप गए। और आज की तारीख में यहाँ भी ये दिख रहा है कि हम तो एक तरह के लोग हैं, हमको परेशान कर रहे हैं बीजेपी वाले, इसीलिए हम तो विधायकों को लेकर चले जाएंगे। समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आपकी सरकार चल रही है और अपने ही विधायकों को लेकर के आप झारखंड से रायपुर पहुंच जाते हैं, तो ये किस तरह की बात है। उसी प्रकार ये समझना मुश्किल हो जाता है कि जब शिवसेना की सरकार चल रही है तो अचानक से ऐसा क्या हो जाता है। सिर्फ यही ना कि आपको सत्ता मिल रही है, तो विचारधारा एक तरफ, सत्ता को बचाए रखना ये दूसरा पक्ष है। सत्ता को बचाए रखना ही जरूरी है। आज के टाइम में सत्ता ही लोकतंत्र है, जिसके पास सत्ता है उसी का लोकतंत्र है। लोकतंत्र तो होटलों में कैद है। नहीं, लोकतंत्र होटलों में इसीलिए कैद है ना कि जिसकी सत्ता, हर कोई सत्ता बनाना चाह रहा है। सत्ता हमारी बन जाए तो हम उसे ही लोकतंत्र का बाजा बजाते रहेंगे, उसमें ही बजाते रहेंगे कि हमारी सरकार बन गई, अब हम लोकतंत्र जिंदा है। हम हैं तब तक लोकतंत्र जिंदा है सत्ता में, हम चले जाएंगे तो लोकतंत्र जो है खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र खराब होने लगेगा। देखिए, आप राजनीति में हैं क्यों, ये बड़ा प्रश्न है। बहुत नेताओं के सामने ये प्रश्न है। आप राजनीति में इसलिए हैं कि आप समाज सेवा कर सकें, जो आइडियल आदर्श बात है, लेकिन समाज सेवा तो आप बिना सत्ता के कर नहीं सकते हैं। आपकी जो क्षमताएं हैं वो बहुत सीमित हो जाएंगी। आप सोशल एक्टिविस्ट रह सकते हैं, लेकिन अगर आपको सचमुच में समाज सेवा करनी है तो सत्ता आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। उसी के ज़रिए आप कर सकते हैं, और सत्ता मिलती है तभी तो आप कर सकते हैं। अंबेडकर बहुत बड़े नेता थे, चुनाव नहीं जीत पाते थे, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखें, कभी वो चुनाव ही नहीं जीत पाए, और कभी भी अगर मंत्री पद वगैरह मिला उनको तो वो किसी ने बना दिया तो बन गए वो, तो कभी वो एडजस्ट नहीं कर पाए। यानी कि सत्ता के लिए चुनाव जीतना ज़रूरी है, और चुनाव जीतने के लिए जाहिर है कि पैसे और शक्ति और तमाम चीज़ें उसकी आवश्यकता होती है। तो ये बातें आपको विचारधारा से दूर लेके जाती हैं, ये बात तो सच है। और आज की तारीख में इस बहस की बहुत प्रासंगिकता भी नहीं रह गई है। अगर आप सत्ता में नहीं हैं तभी आप विचारधारा की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं। जैसे ही सत्ता आपके पास आती है सब कुछ जायज़ हो जाता है, और कहा जाता है कि समर्थ के नहीं दोष गोसाई। जो सामर्थ्यवान है उसका कोई गलती नहीं। असली लोकतंत्र को कौन बचा रहा है? हेमंत सोरेन बचा रहे हैं। दिल्ली चलें तो केजरीवाल बचा रहे हैं, क्योंकि वो भी कहते हैं हमारे ऊपर खरीद फरोख्त का आरोप, उनके सारे विधायक मीटिंग की, सारे आ गए। फिर कहा कि नहीं हमारे सारे विधायक खरीदने की कोशिश हो रही थी। या फिर बीजेपी को देखें, मध्य प्रदेश में सरकार बना ली, महाराष्ट्र में सरकार बना ली, कर्नाटका में सरकार बना ली, तो तमाम ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उन्होंने सरकार बना ली। तो कौन असली प्रहरी जो जिसे हम कहेंगे वो कौन है लोकतंत्र का? देखिए, इन तीनों सरकारें बनाना गलती तो है नहीं, पर सरकारें, आप वोट जब चुनाव में जीत करके आते हैं उस वक्त अगर सरकार आप बनाते हैं तो वो एक बात होती है, और चलती हुई सरकार बीच में अगर किसी की तोड़ दी जाए और फिर सरकार बना ली जाए तो फिर टेक्निकली तो कोई गलती नहीं है इसमें, लेकिन मैंडेट किसको मिला था और किसकी सरकार चल रही है, ये विभेद तो रहेगा, क्वेश्चन होते रहेंगे। आज की तारीख में ये तो हकीकत है कि शिवसेना और बीजेपी साथ लड़े थे महाराष्ट्र में, तो मैंडेट जो मिला था वो दोनों को सरकार चलाने के लिए मिला था। उस मैंडेट को उद्धव ठाकरे ने बदल दिया, और बदल करके उन्होंने साथ ले लिया कांग्रेस और एनसीपी का, और सरकार बना दी। एक नेचुरल तरीके से एक असहज गठबंधन का उन्होंने निर्माण किया, क्योंकि दोनों आइडियोलॉजिकली एक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना। तो देखिए उसके बाद क्या हुआ है, बड़ी कंफ्यूज स्थिति है। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अदालत में शिंदे गुट का क्या भविष्य है,
क्लैरिटी उसमें नहीं है। और एक ही तरह से बच सकती है वो सरकार अगर वो बहुत लंबी चली जाए केस, फैसला ही ना आए 2024 तक, तो फिर क्या कह सकते हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं, अमूमन होता है ऐसा। ठीक उसी प्रकार अब आप देखिए मध्य प्रदेश की बात आप कर लीजिए, तो मध्य प्रदेश में सिंधिया साहब को मैंडेट कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का, कांग्रेस के हिस्सा होकर के वो चुनाव लड़े थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने बीच में ही छोड़ दिया कांग्रेस पार्टी और वो शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी में। अपने विधायकों को रिजाइन करा के दोबारा चुनाव में जितवा करके उसमें से कुछ विधायकों को उन्होंने सरकार शिवराज सिंह चौहान की बनवाई। मैंडेट तो वहाँ भी चोरी की गई, यानी कि आपको दिया कुछ गया था लेकिन आप करने कुछ और लगे, सरकार गिराने में लग गए कमलनाथ की आपने। उसी प्रकार कुछ विधायक आपको याद होगा मानेसर चले आए थे, अशोक गहलोत के सरकार के समर्थक विधायक सचिन पायलट के साथ यहाँ चले आए, कुछ बात नहीं बनी और कुछ ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी इनकी मदद के बावजूद वहाँ सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आई। अशोक गहलोत जादूगर अपने आप को कहते हैं, तो उन्होंने कुछ जादू कर दिया तो वो बात नहीं हो पाई। अब आप ये बताइए, ये जो 3 उदाहरण इसमें दिए गए, इसमें मैंडेट कहीं है, कोशिश नेता कुछ और कर रहे हैं कृत्रिम तरीके से। तो सरकार बनाना गलत नहीं है, सरकार बनाना सही है, लेकिन सरकार आप तब बनाएं जब आपको जनता कहे सरकार बनाने के लिए। यहाँ सरकारें आप तब बना रहे हैं जब आपकी इच्छा हो रही है कि मैं इधर से तोड़ के उधर से भानुमति का कुनबा जोड़ लूं। इच्छा वाली बात जो यहाँ पर आई कि हमारी इच्छा हो रही है तब हम बना रहे हैं। और जिस बात से चर्चा की शुरुआत हुई थी फाइनेंस से, फाइनेंस जिसके पास ज़्यादा है वो कहीं भी कुछ भी कर सकता है, क्या ये सच्चाई है? जिसके हाथ में पैसा है, अकेला फाइनेंस नहीं है। देखिए आज की तारीख में हर विधायक या मजबूत आदमी जो है उसके पीछे दे आर स्केलेटन्स इन द कबर्ड, कुछ गलतियां हैं, कुछ गड़बड़ियां हैं और बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। केंद्र में अगर कोई सत्ताधारी दल है वो सीबीआई ईडी का इस्तेमाल अगर कर सकता है तो वो पैसा तो एक पक्ष है, उसका भी सहारा ले लिया जाता है और चीज़ों को बहुत आसानी से अपने अनुरूप मोड़ लिया जाता है। ये पहले की सरकारों में भी हुआ है। मतलब एक चीज है डर, एक चीज है लालच, 2 चीजें काम कर रही हैं इसमें। और लालच को डर जो है वो हकीकत में तब्दील करता है और ये हमेशा से होता आया है। आज की तारीख में सीबीआई ईडी की बात अगर हो रही है तो इसके पहले भी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं बिल्कुल हुई है, उसके पहले भी हुई है। यानी कि एक तंत्र का इस्तेमाल करके, पर ये हम आज की तारीख में ज़्यादा देख रहे हैं। ये हकीकत है कि बहुत तेज़ी से, तो पहले सीबीआई ईडी अगर कम था तो धारा 356 था। सरकारें सबसे ज़्यादा गिराई गई हैं धारा 356 से। गवर्नर क्या करते थे कि वो एक रिपोर्ट दे दिया करते थे केंद्र को कि इस राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो तरीके से नहीं चल रही है और इस कारण से दिस इज़ अ फिट केस फॉर प्रेसिडेंट रूल। तो आज सीबीआई ईडी से सरकारें गिरती हैं, उस वक्त गिर जाया करती थी धारा 356। तरीका अलग हो गया है, तरीका अलग हो गया है और बहुत सी सरकारें गिरी हैं। उसके बाद फिर बोमाई जजमेंट आ गया और फिर इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़े सरकार को रीइंस्टेट कर दिया, गलत तरीके से आपने गिराया है ये कह दिया। तो उसके बाद से वो सिलसिला ख़त्म हुआ। तो फिर अब विधायकों को प्रेशर में लेकर के सरकार के स्वरूप को बदलने का सीबीआई ईडी के ज़रिए प्रेशर बनाकर आईटी के ज़रिए। अब देखिए कि ऐसे लोगों को अगर आप चुनेंगे जो सीबीआई ईडी और आईटी के दायरे में आ रहे हैं तो फिर इसमें नतीजे तो यही आएंगे ना। नहीं तो फिर यही बात होती है ना कि आप जो सियासत में जो लोग लेके आए, जिनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए आप उम्मीदवार के तौर पर सामने रखें, उनकी छवि अच्छी हो, तो ताकि वो जो है इस प्रेशर में ना आ पाए कि हम ईडी भेज देंगे तुम्हारे पीछे, सीबीआई लगा देंगे तो आप प्रेशर में आए। आप तो फिर ऐसे लोग चुनाव कैसे जीतेंगे? ऐसे लोग चुनाव जीतने की जो अहर्ताएं बन गई हैं हमारे देश में, वो कहाँ पूरा कर पाएंगे? चुनाव जीतने की जो क्राइटेरिया है, कितना खर्च है कौन कर रहा है, कितने पैसे, अभी जो एडीआर की रिपोर्ट आई थी उस रिपोर्ट में तो यही है ना कि उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या फिर पूरा केंद्र हो या फिर कोई भी राज्य हो, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो,
राजस्थान हो, हर जगह जो जिनके खिलाफ आपराधिक मामले ज्यादा हैं, ऐसे ज्यादा विधायक हैं कंपेयर टू ऐसे लोग जिनके पास आपराधिक मामले कम दर्ज हैं, और वो बड़े साफगोई के साथ उन मामलों को लिखते भी हैं, वो बताते भी हैं कि इतने मामले हैं। हर विधायक की जो वो डिक्लेरेशन होती है जिसमें वो बताते हैं कि मेरे पास इतने पैसे हैं, वो बढ़ते चले जाते हैं साल दर साल अगली एफिडेविट में। तो जाहिर है कि ये सारी बातें साबित करती हैं कि चुनाव जीतने के लिए इस देश में बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है, बाहुबल की ज़रूरत है, और सामान्य साफ सुथरी विचारधारा का कोई कुल मिलाकर जो संविधान में लिखा है, जो व्यवस्था में लिखा है कि आपको क्राइटेरिया 21 साल का होना है, आपको भारतीय नागरिकता होना है, इसके बजाय ये सब मिटा दीजिए। आपके पास बहुत पैसा होना है, आपके पास क्रिमिनल बैकग्राउंड होना है, जीत की आपको गारंटी देनी है, ये सब नए तौर से लिख देना चाहिए। आप मतलब पत्रकार हैं, युवा भी हैं, हतोत्साह वाली बातें नहीं है, इससे निरुत्साहित नहीं होना है कि ये घटनाएं हो रही हैं। देखिए, बहुत से लोग जो आपके दर्शक भी हैं, हाँ ना, वो समझेंगे इस बात को, जैसे आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि शायद यही ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। देखिए क्या होता है कि जब गगरी भर जाती है ना, तो फिर कहीं ना कहीं अपने आप चीज़ें सामान्य हो जाती हैं। क्रांति में चले जाने का एक सामान्य चरित्र होता है और फिर बदलाव आ जाता है, और इसीलिए हर 5 साल पे चुनाव होते हैं हमारे देश में। नहीं, दिल्ली सरकार जो है, अरविंद केजरीवाल की जो सरकार है, वो भी तो एक क्रांति लेके आई थी। आज उनके ऊपर पता नहीं तमाम तरह के आरोप लगते हैं, कितने सही हैं कितने झूठे हैं, इसकी जांच तो हो जानी चाहिए, और पता दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन आरोप तो लगते हैं, आरोपों के घेरे में तो आ जाते हैं, फिर कुछ बोल भी नहीं पाते हैं। ये भी चीजें होती हैं। पर देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर ना। धुआं अगर कुछ है तो कहीं ना कहीं कोई आग रही होगी। देखिए, ये बात, इस बात को समझिए। मैं नहीं जानता हूं केजरीवाल जी गलती वही चीज है, या आबकारी नीति सही है या नहीं है, या फिर शिक्षा नीति में, पर ये बात तो सही है कि शिक्षा नीति में एनरोलमेंट जो है वो ड्रॉप हुआ है, क्लासरूम अच्छे बन गए, लेकिन जो एनरोलमेंट हुआ वो घटा। ये बात तो सच है, हकीकत है। तो ऐसी चीज़ों में लगता तो है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ रहा होगा, लेकिन यह भी है कि कुछ ना गड़बड़ रहा होगा उसको बड़ा बना करके कोई पेश तो नहीं कर रहा है। तो पॉलिटिक्स का एक अपना एक चरित्र हो गया है हिमांशु। उस चरित्र से इतर सोचने वाले लोगों की ज़रूरत है हमारे देश में, नए लोगों की ज़रूरत है। वो एक सही तरीका होगा चीज़ों को असेस करने का और कहने का कि इससे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी हैं यही इस देश के लोकतंत्र को डिफाइन करेंगे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र होटलों में फंस गया है, ये तात्कालिक है। ये पिछले 1, 2, 5 साल के भीतर में ये चेंजेस आए हैं ना। इसके लिए आपको थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपना जो विजन है, और आप पाएंगे कि ऐसे लोग जो होते हैं फिर रिजेक्ट कर देते हैं सिस्टम वाले उनको, इसी सिस्टम में वो रिजेक्ट हो जाते हैं। तो जितने लोग पैसे लेकर के पाला बदलेंगे वो अगली बार जीत करके आएंगे, ये हमेशा संदिग्ध हो जाता है। और फैसला तो भाई जनता के हाथ में है, जनता को ही करना है, जनता ही जनार्दन है, लोकतंत्र है। तो ऐसे में जनता क्या फैसला करेगी ये तो देखेंगे। लेकिन हमें कमेंट करके हमारे दर्शक ये ज़रूर बता सकते हैं कि ये जो लोकतंत्र होटलों में फंस जाता है, तमाम राज्यों में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और उसके बाद अब झारखंड में भी ऐसा हो रहा है, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं, उनकी सोच क्या कहती है, क्या वो हतोत्साहित नहीं होते हैं इन परिस्थितियों को देखकर, उनको कैसा फील होता है, हम कमेंट करके हमें ज़रूर बता सकते हैं। संजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।